फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हमने जाना था एक रिलेशन दो पॉइंट चार्जेस के बीच में किस प्रकार से फोर्स लगती है। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे तो इससे आगे हम देखेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो हमारा कूलम्स लॉ है उसका वेक्टर फॉर्म हम किस तरीके से लिखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। तो जरा यहां देखिए, हमारे पास फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें क्या नोटिस हो रहा है कि फोर्स हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Here we are going to force is going to vector quantity. What in our right side, ये सारी क्वांटिटी हमें स्केलर फॉर्म में नजर आ रही है, चाहे ये हो रेडियस हो चाहे इंचेस हो, सब के सब हमें स्केलर फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर एक साइड वेक्टर है तो दूसरी साइड को भी वेक्टर होना पड़ेगा। तो दूसरी साइड को हम वेक्टर कैसे बनाएं? इसके लिए हम एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं। वी आर गोइंग टू पुट यूनिट वेक्टर हियर। हमने यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर को पुट कर दिया। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो केवल डायरेक्शन के लिए होता है और उसका यूनिट मैग्नीट्यूड होता है। इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता है आर यूनिट वेक्टर जो होता है आर फुल वेक्टर अपॉन आर वेक्टर के बराबर होता है। जब हम इसे यहां पुट कर दें तो फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर और यहाँ R वेक्टर अपॉन R। इस तरीके से हम लिखते हैं R इंटू R, R क्यूब हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R क्यूब R वेक्टर। इस फॉर्म में हम वेक्टर फॉर्म को नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ आवर कूलम्स लॉ। ये हमारे कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा देखें आर है, अगर हम आर जो है अगर उस पर वेक्टर लगाएं उसका मोड कर दें तो भी हमें आर ही ऑब्टेन होगा, क्योंकि मोड वेक्टर को हटा करके मैग्नीट्यूड हमें प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही अगर हमारे पास आर क्यूब है, अगर हमारे पास सपोज कीजिए आर क्यूब है तो जो आर वेक्टर का अगर होल क्यूब करते हैं तब भी हमारा यही वैल्यू रहेगी। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास ऐसे में एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R का वेक्टर और वेक्टर को हमने मोड कर दिया और मोड होने के बाद में R वेक्टर। हम इस तरीके से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
नाउ अगर हम वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, उसे भी हम जरा यहाँ देखते हैं। तो हम जरा यहाँ बना लेते हैं। ये यहाँ से ये ओरिजिन, ये x और ये हमारा y, ये हमारे पास सिस्टम है। अब देखिए यहाँ से लेकर के एक चार्ज हमारा यहाँ रखा है, तो ये डिस्टेंस हमारा r1 है। दूसरा डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ पर एक चार्ज हमारे पास यहाँ Q1 चार्ज है और ये चार्ज हमारा Q2 चार्ज है, और इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो R2 है। अब ये जो चार्ज Q2 है इस पर फोर्स लगा रहा है, और ये जो फोर्स लगा रहा है फोर्स ऑन चार्ज 2 बाई चार्ज नंबर 1, मतलब ऑन चार्ज नंबर 2 बाई चार्ज नंबर 1। सिमिलरली Q1 पर भी एक फोर्स लग रही है, जो हमारा Q1 चार्ज है उस पर भी एक फोर्स लग रही है, और वो फोर्स कितनी है यहाँ देखिए। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर F12 का वेक्टर, इन दोनों के बीच में हमारे पास एक डिस्टेंस है, और ये पॉइंट हमारा है लेट ये A और ये पॉइंट हमारा B, और यहाँ से यहाँ चलते हुए हमारे पास R12 वेक्टर, ये भी वेक्टर ही हैं, दीज आर ऑल्सो भी वेक्टर। और अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें R वेक्टर 1 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर हमें ऑब्टेन होती है। इसके बाद हमारे पास अगर हम वैल्यू निकालें फोर्स, यहां पर अगर हम फोर्स निकालें फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1, Q2 पर कितनी फोर्स लगेगी बाई चार्ज Q1, तो इसके लिए हम F21 का वेक्टर करेंगे और 1/4 पाई F0 एंड Q1 Q2, और यहाँ पर हमारे पास आता है R12 वेक्टर का होल क्यूब एंड R12 2 फ्रॉम 1 to 2, एक से होते हुए दो की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। सिमिलरली अगर हम F12 के लिए निकालें तो मतलब फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1 बाई चार्ज नंबर 2, तो वो कितनी होगी, तो 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R21 वेक्टर का होल क्यूब एंड R21 फ्रॉम
2 to 1 फोर्स लग रही है। ये तो इन दोनों को देख करके हमें क्या आइडिया मिल रहा है, हम पहले इसे लिख लेते, समझ लेते हैं 5 और फिर आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए इसे। कोई डाउट आ रहा है? कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को? नो? और कोई डाउट आ रहा है तो पूछिए, कमेंट सेक्शन में जब लिखिएगा डाउट भी आ रहा हो तो हम जैसे देखते हैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों जो फोर्स है इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो F21 is equal to negative of F12 वेक्टर। ये हमारे पास वैल्यू करके आती है। इट इज अ वैल्यू वी आर गोइंग टू बी हैव। दोनों फोर्स हैं और दोनों ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। नोट इट डाउन। नाउ जैसा कि हमने अभी एक वैल्यू निकाली थी फ्रॉम वन टू, हम इसे ऐसे लिखते हैं ना, फ्रॉम और यहाँ ये 2, और फोर्स के लिए F21 टू से ऑन बाई, मतलब चार्ज नंबर 2 पर चार्ज नंबर 1 के द्वारा और 1 से होते हुए 2 की तरफ जा रहा है। ये हमें ऐसे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होती है। नाउ जैसा कि हमने देखा कि F21 वेक्टर की जो वैल्यू थी वो हमारी 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R12 वेक्टर का मोड R12 वेक्टर के बराबर था। और R12 की वैल्यू हमने भी देखी, R1 और R12 की वैल्यू हम निकालें तो वो R2 माइनस R1 वेक्टर उस वेक्टर के बराबर होती है। तो हमने वैल्यू पुट की यहाँ पर R21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म में हमारे पास R12 की वैल्यू निकल के आती है। like this. Similarly, अगर हम F12 की वैल्यू निकालें तो 1/4 पाई F0 Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब एंड R1 माइनस R2 वेक्टर के फॉर्म में हमें ऑप्टिंग वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हमारी ऑप्टेन वैल्यू रहती है और इस फॉर्म में हमें वैल्यू ऑप्टेन होती है। नोट इट डाउन।
नेक्स्ट हमारे पास रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम इस तरीके चार्ज को ऐड करें तो हम कर सकते हैं, या इस एक दो चार्ज को देखें तो देख सकते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिकली हमारे पास बहुत सारा चार्ज होता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज। तो ऐसी कंडीशन में हम एक एक चार्ज को ट्रीट डिस्क्रीट मानने की बजाय उसे कंटिन्यूस मानते हुए चलते हैं। और कंटिन्यूस में फिर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज, एरिया वाइज, सरफेस वाइज, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हमारे पास तीन तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लैम्डा से नोट करते हैं, और एक इसे कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में हमारे पास कितना चार्ज है उसे ये डिफाइन करता है। और इसे लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू वाई डी एल के बराबर होता है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो चार्ज की एसआई क्या होती है, क्या होती है चार्ज की यूनिट, कूलम्स, और लेंथ की मीटर, कूलम मीटर। और डायमेंशन की बात करें, डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो एल कूलम माइनस क्या आएगा ना, एल माइनस का 1 ए टी, एल माइनस 1 ए टी के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। हाँ, तो अभी हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी, हम फोर्स के फॉर्म में रखें। फोर्स का फॉर्मूला, अगर हमारे पास कोई स्मॉल फोर्स है डी, या स्मॉल फोर्स टी एफ फोर्स है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी हमारे पास, 1/4 पाई एप्स नॉट, हमारे पास चार्ज है क्यू, और स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्यू नॉट है चार्ज। और नीचे जो डिस्टेंस है उसे मान लेते हैं आर नॉट आर आई, वेक्टर वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में। ये स्मॉल चार्ज की वजह से इतनी फोर्स लग रही है टी क्यू की वजह से। नाउ टोटल फोर्स कितनी होगी, अगर हम बात करें कि ये हमारी यहां से एक चार्ज हमारा यहाँ क्यू नॉट था, और यहाँ ये हमारी लेंथ थी, लेंथ, और स्मॉल एरिया लेकिन डी क्यू चार्ज हमारे पास यहाँ से यहाँ तक थे, आर आई आर नॉट। तो हमारे पास आर नॉट आर आई, तो कितना फोर्स हमारे पास यहाँ से बनेगा, ये ए, चलिए बी बोलते हैं इसे, और इसे हमने ए बोला। तो टोटल कितना बनेगा चार्ज जो इस पूरी लेंथ के द्वारा लगाया जा रहा है, वो टोटल चार्ज कितना होगा हमारे पास, अगर हम उसे कैलकुलेट करना चाहें
तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल चार्ज, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हो जाएगा F इंटीग्रेशन, लेंथ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करेंगे, और 1/4 पाई F0 Q0 dq R0 RI वेक्टर का होल क्यूब R0 RI वेक्टर। और इसमें से क्या क्या वैल्यू मिलती है जरा हम यहाँ देख लेते हैं। फोर्स इक्वल्स टू Q0 4 पाई F0 को कॉमन बाहर निकाल लिया, इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है, कांस्टेंट है। dq इक्वल्स टू R0 RI वेक्टर का क्यूब एंड R0 RI वेक्टर। और जैसा हम जानते हैं, अभी हमने लेमडा की वैल्यू निकाली थी, लेमडा अगर रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो dq बाई dl, dq की वैल्यू हमारे पास हो जाती है लेमडा r डॉट dl के बराबर। और हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो वैल्यू बन जाती है Q0 4 पाई F0 इंटीग्रेशन L लेमडा r डॉट dl R0 RI वेक्टर का होल क्यूब एंड यह R0 RI वेक्टर। तो इस फॉर्म में हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम चलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। नेक्स्ट टर्म है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो ये हमारे पास लेंथ थी, अब यहाँ पर हमारे पास एक सरफेस हो गई है, एक सरफेस हमारे पास है जिसके पास चार्ज है, चार्ज सरफेस है हमारे पास यहाँ पर, ये सरफेस, इस सरफेस के पास चार्जेस हैं और हमने dq पॉइंट वहां से ऑप्टिंग किया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज द, इससे हम कहते हैं सिग्मा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। जो ये इसका एरिया है, इसके पर यूनिट पर कितना चार्ज है उसे ही हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। सो इट इज defined as the charge per unit area।
यहाँ पर कैसे सिग्मा रेडियस के गुण बन गई है तो डी क्यू बाई डी एस। तो यहाँ पर जो हमारे डी क्यू की वैल्यू होगी वो हो जाएगी सिग्मा आर डी एस के बराबर। इसके बाद जैसा कि हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला, स्मॉल फोर्स जो थी वो थी 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट डी क्यू एंड आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब। इधर ही वेक्टर लगेगा, वेक्टर है ना, आर नॉट आर आई वेक्टर। तो ये स्मॉल चार्ज की तरह फोर्स लग रही है। तो टोटल फोर्स कितनी होगी? टोटल फोर्स दैट इज एफ वेक्टर इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट सरफेस, सरफेस के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट डी क्यू एंड आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब, आर नॉट आर आई वेक्टर। क्यू नॉट बराबर एप्सिलॉन को हम बाहर निकाल लेते हैं। क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन इंटीग्रेशन एस डी क्यू आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब, आर नॉट आर आई वेक्टर। यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू बस सिग्मा डी एस के बराबर है, तो यहाँ सिग्मा डी एस वैल्यू पुट कर देंगे। एफ वेक्टर इक्वल्स टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा एस सिग्मा आर टी एस इक्वल्स टू आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड यहाँ आर नॉट आर आई वेक्टर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है फॉर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फोर्स हमारे पास कितना आएगा? अभी हमने सरफेस के अकॉर्डिंग देखा। अब अगर हम इसी को, हमारे पास एक वॉल्यूम हो, एक वेल डिफाइंड वॉल्यूम। अब अगर हमें तो चार्ज निकालना है वो इस वॉल्यूम के लिए निकालना है। पूरी ये जो बॉडी है वॉल्यूम, इसके लिए हमें चार्ज ऑब्टेन करना है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे को हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट टर्म भी होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करते हैं विद द लेटर रो, और ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। It is defined as charge per unit volume, that is rho r equals to dq by dv, और इसकी वैल्यू dq की वैल्यू हम निकालें तो रो r dv के बराबर हमारी वैल्यू होती है। रो r dv के बराबर dq की वैल्यू आती है हमें। इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें स्मॉल वॉल्यूम चार्ज की वजह से फोर्स लग रही है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास रहती है डी एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट डी क्यू आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड इधर आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये स्मॉल फोर्स है। बात करें टोटल फोर्स की, टोटल फोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टू वॉल्यूम 1/4 पाई एफ नॉट क्यू नॉट डी क्यू नॉट डी क्यू आर नॉट वेक्टर माइनस आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड इधर आर नॉट आर आई वेक्टर। इस फॉर्म में हमारे पास आएगा, ये वेक्टर है। तो फोर्स हमारे पास बन जाती है क्यू नॉट 4 पाई एफ नॉट इंटीग्रेशन डी क्यू आर नॉट आर आई वेक्टर का होल क्यूब एंड आर नॉट आर आई वेक्टर की फॉर्म। और डी क्यू हमारे पास रो आर डी वी के बराबर है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू क्यू नॉट 4 पाई एफ नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन वॉल्यूम एंड रो आर टी वी इक्वल्स टू आर नॉट आर वेक्टर का होल क्यूब आर नॉट आर आई वेक्टर के फॉर्म में वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। तो ये हमारे लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। नोट इट डाउन।